दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर जीके का एक बेहतरीन टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं। अगर आप नए हैं तो आप लोग सुबह 7 बजे यहाँ पर डेली जीके का टेस्ट आप लगा सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें रात 8:30 बजे, ठीक है, रात 8:30 बजे हिंदी का लाइव टेस्ट लिया जाता है। तो रात 8:30 बजे हिंदी का लाइव टेस्ट आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। जो हाथी दांत का पैमाना मिला है वो आपका कहाँ पर मिला था? तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, आपके लोथल में। ठीक है, कहाँ पर मिला? आपके लोथल से आपका प्राप्त हुआ है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? कौन सही है? इस प्रकार से आपके कोट यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर और भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। अधिक है। दूसरा पॉइंट है कि भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे कृषि आधारित। यहाँ पर तो ये तो आपका बिल्कुल सही है कि भारत चीनी के सबसे बड़ा उपभोक्ता है और भारत चीनी के सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, 2 और 3। क्या? कि भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है और भारत चीनी की सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उपभोग मतलब कह सकते हैं खपत करने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों आपका पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बात आती है पहला स्थान किसका? यहाँ पर दूसरा स्थान अगर आपके चीनी का है तो पहला स्थान आपका क्या है? तो पहला स्थान सूती वस्त्र का उद्योग है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग ये भारत का पहला उद्योग जो सबसे बड़ा है। ठीक है ना, और इस प्रकार से आपका हो जाएगा जो कि 2 और 3 यहाँ पर कूट आपके सही हो जाएंगे। आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया भुगतान संतुलन। कह रहा आपसे भुगतान संतुलन में निहित होता है। भुगतान संतुलन, भाई भुगतान संतुलन में क्या होता है? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। अर्थात यहाँ पर आपके सभी सही हो जाएंगे। याद रखिएगा कि एक देश के निवासियों का विश्व अन्य देशों के निवासियों के साथ समानता 1 वर्ष दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार या लेन देन होता है उसकी प्रविष्टि जिस विवरण या खाते में करते हैं उसे हम लोग भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? भाई मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी कितनी है? तो नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपके 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपके ऐड किए गए थे संशोधन के बाद। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आपका डी नंबर। कितने हैं भाई? तो 11 आपके हैं। याद रखिए पहले इनकी संख्या कितनी हुआ करती थी? 10, लेकिन बाद में इनकी संख्या कितनी हो गई? तो आपकी ये हो गई आपकी 11। ठीक है, 11वां बात आती है कि 11वां जो मौलिक अधिकार है वो आपका कौन? तो 11वां मौलिक अधिकार जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो शिक्षा के अधिकार को था उसको इसमें से ऐड किया गया है, तो 11 हो गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादी परिसंपत्तियों का अर्थ क्या है? वाणिज्य बैंक में, तो वाणिज्य बैंक में जो गैर निष्पादी संपत्ति होती है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऋण जिन ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, ऐसा ऋण जिसका ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। ऋण जिन ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर कि बैंक दर वह दर है जिस पर। बैंक दर क्या होता है? नाम आप सुना होगा, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, थोड़े स्टफ आपको जरूर लगेंगे। तो बैंक दर वह दर होती है जो आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देती है। ठीक है, बैंक दर कौन सी है? जो आरबीआई होती है आपकी वो वाणिज्य बैंकों को उधार देती है, उसे हम लोग बैंक दर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया वर्ष। विशेष अधिनियम जोन या अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ये लोकसभा द्वारा जो आपका पारित किया गया था, ये कब किया गया था? 2005 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा जिसे आप लोग सेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत को बोलते सकते हैं कि 200 नॉटिकल मील दूरी आपके कह सकते हैं क्षेत्र में भारत का अधिकार होता है समुद्र में। ठीक है,
200 नॉटिकल मील। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिए ये आपका स्थित आपकी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश पुलिस कृषि अनुसंधान है यहाँ पर, ठीक है, कृषि अनुसंधान है और ये आपका स्थित है आपके लखनऊ। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है, कृषि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो कहाँ पर है? तो ये आपके है आपकी कहाँ पर? त्रिची में है, ठीक है। कहाँ पर है आपके? ये त्रिची कहाँ पड़ता है आपके? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और याद रखिए भारत केला उत्पादन में दुनिया का प्रथम एवं रकबा में दुनिया का तीसरा स्थान आपका है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण, यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आपका है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सही है? तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं पहला पॉइंट आपका दिया गया है कि यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से पहला पॉइंट कि यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, ये सही है पॉइंट। और अगला है यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। तो ये रेडियोधर्मी से जो जमीन में उससे कोई मतलब नहीं है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी सही है। ये कैंसर पैदा करता है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा सी नंबर 1, 3, 4 ये आपके यहाँ पर सही हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पर देखो दिया गया है जो सम्मिलित नहीं था, ठीक है, नहीं शब्द दिया है। तो यहाँ पर HW क्रोटो भी शामिल थे, RF कर्ल भी शामिल थे और IE इस्माइल ये शामिल थे। इसमें से शामिल कौन नहीं था? फेमैन ये शामिल इसमें से नहीं थे, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अच्छा इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था इसके लिए? तो ये जो खोज किया था, मतलब कि खोज के लिए इन्हें 1996 में 3 वैज्ञानिकों को शामिल किया गया। 1996 में इसका ये जो खोज हुई थी 1996 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे परमाणु जिसमें या जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? देखो प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऐसे जो आपके होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? 82 नंबर का हो जाएगा आपका ए नंबर, समस्थानिक कहते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? इन्हें समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक मकान में 2 बल्ब हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 83 वाले में देखते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है। ये तो पॉइंट गलत है। दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, ये भी नहीं होगा। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 83 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। एक मकान में 2 अगर बल्ब हैं और एक अधिक प्रकाश दे रहा है, ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जो बल्ब अधिक प्रकाश देता है उसका प्रतिरोध ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, इस कारण से हो जाएगा डी नंबर। अगला है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा होता है कितना? 3.6 × 10⁻6, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है, जे मतलब जूल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाला जा सकता है या डाल सकता है? अर्थात यहाँ पर जो दावा किया गया है वो दावा आइंस्टीन के दावे को, जो कि सापेक्ष सिद्धांत को गलत साबित करने वाला है, कह सकते हैं गलत साबित करने में एक बाधा डाल सकता है, जोखिम डाल सकता है। तो यहाँ पर जवाब आपका 85 का हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर, माइक्रोवेव जो फोटॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कण आपका है और कह सकते हैं कि माइक्रोवेव फोटॉन जो कण के आविष्कारक हैं वो अल्फॉन्स स्ट्राफोलोफेन है।
अल्फांस स्ट्राहोलफेन, ठीक है। और एक और वैज्ञानिक थे आपके गुंटूर निट्ज, इन्होंने दावा किया है कि यह प्रकाश के वेग से अधिक वेग से संचारित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेंस ट्यूब को अधिमान दिया जाता है। अर्थात देख सकते हैं कि बिजली का बल्ब होता है और एक ट्यूब होता है, ठीक है, फ्लोरेंस ट्यूब होता है। इनमें से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूब को ज़्यादा प्राथमिकता दे देते हैं। ऐसा क्यों, क्या होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 86 नंबर में कि इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरण करने हेतु अधिक वाय सतह होती है। तो ये इससे तो है नहीं है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, ये भी पॉइंट गलत आपका है। ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, ये भी नहीं कह सकती, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। अब इसका जवाब क्या होगा उसको समझिए कि एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेंस ट्यूब को अधिमान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्यूब में लगभग देखा जाए तो जो ट्यूब होती है वो लगभग आपकी 60 से 70% तक विद्युत ऊर्जा प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं 60 से 70% होती है। पूरी यहाँ पर देखो इत्तान के दिए, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इस हिसाब से यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि समृद्ध यूरेनियम होता है 87 नंबर। तो 87 का यहाँ पर दिया गया है कि विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें नहीं, प्राकृतिक यूरेनियम जैसी रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। यहाँ पर ये आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और दिया गया है आपसे यहाँ पर देखो क्या है 88 क्वेश्चन आपका यहाँ पर कटिंग है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर है कि जब कुएं से पानी को बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है। देखते हैं जब कुएं से हम लोग पानी ऊपर खींचते हैं बाल्टी से तो ऐसा कैसा एहसास होता है, कैसा होता है यहाँ पर ऑप्शन में देखिए। और यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा आपका 89 में वो आपका ये नंबर कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। जब पानी से ऊपर आती है तो बकेट क्या हो जाती है? भारी हो जाती है, ठीक है। अगला है सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? सितारों में देखो अक्षय ऊर्जा जो होती है, ठीक है, वो किस कारण से होती है? उनमें जो ऊर्जा ख़त्म ही नहीं हो रही है या ख़त्म नहीं होती है, तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का परिवर्तन, जो हाइड्रोजन है उसका परिवर्तन किस में हो रहा है? हीलियम में होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का हीलियम परिवर्तन यही कारण है कि ऊर्जा आपकी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। अगला है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती। देखते हो कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है, ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो ये मीनार है और ये मीनार की गुरुत्वाकर्षण जो आपकी आ रही है वो अगर इससे बाहर चली जाए, अगर इस हिसाब से, तो गिर जाएगी। ये इसी के अंदर रहती है, इस कारण से ये गिर नहीं रही है। अगला क्वेश्चन है कि जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। देखिए जब कोई बिस्कुट है सील जाते हैं ना, तो उनको अगर रख देते हैं तो थोड़े कुरकुरे लगने लगते हैं। ऐसा क्या होता है? तो यहाँ पर 92 का जवाब जो आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, ठीक है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको लगाते हैं हम लोग, देखते हैं 94 नंबर कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक जो बैरल होता है वो कितना होता है? तो तेल का एक बैरल निम्न से जो लगभग देखा जाए तो आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, 159 लीटर होता है, 159 लीटर। अगला है कि सिरका निम्न से एक का जलीय घोल होता है। सिरका जो घोल होता है भाई ये किसका होता है? सिरका। और यहाँ पर 95 का जवाब सही क्या हो जाएगा? इसका जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। अगर आपको आता है तो जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।